सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने अपोजिशन को फिर चारों शाने चित कर दिया है। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट में भी हुकूमत ने मैदान मार लिया है। अक्सरियत अपोजिशन की है और कानून साजी में जीत फिर हुकूमत की हुई है। ये जमहूरी करिश्मा कैसे हुआ कि हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन बिल, सहाफियों के हुकूक के तहफ्फुज का बिल और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2021 मंजूर करा लिया। हुकूमत ने कामयाबी 35 वोटों से समेटी, जबकि मुखालिफत में 29 वोट आए। मैं कहता हूं कि इस शिकस्त पर अपोजिशन को हुकूमत पर इल्जाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। सेनेट में अगर पार्टी पोजीशन पर नजर डाली जाए तो सूरत हाल कुछ यूं है कि 100 अरकान के सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद का पलड़ा हुक्मरान इत्तेहाद से भारी है, जिसके अरकान की तादाद 53 है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 47 है। इस तरह से अपोजिशन को हुक्मरान इत्तेहाद पर 6 अरकान की बर्तरी हासिल है। फिर यह कैसे मुमकिन है? आज हुकूमत ने अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद तीन बिल मंजूर करा लिए। मुश्तरका इजलास में भी अपोजिशन के 16 अरकान गैर हाजिर थे। पहले भी यह सवाल उठाया था कि इस गैर हाजिरी की वजह बीमारी या कुछ और। अपोजिशन को इसका खोज लगाना होगा। अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास में पास होने वाले बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस बात से कतई नजर के फैसला क्या आता है, कब आता है और क्या पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को अदालत में चैलेंज किया भी जा सकता है या नहीं। सियासी पंडित इसे भी अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की मश्क के तौर पर देख रहे हैं और अब लगता है कि जिन बिल्स के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा, इसमें नैब तरमीम बिल को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिल पर भी अपोजिशन को बहुत एतराजात और तहफ्फुजात थे। दूसरी तरफ बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को वोट का हक देने को बाज लोग गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और आज मंजूर होने वाले बिलों के मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे, इसी से आगाज करते हैं। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये क्या हो गया है? पहले तो ज्वाइंट सेशन तो चले और बात थी, ये हो गया अक्सरियत होते हुए अपोजिशन नहीं बिल रोक सकी। उसामा साहब, ये जो शहबाज शरीफ, बिलावल साहब, ये जो बार बार पंजाब में तब्दीली की बात करते हैं, ये अब स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ अदम इत्मीनान तहरीक की बात कर रहे हैं, सेनेट में चेंज की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मुखलिस नहीं हैं। कहीं ना कहीं तो रोला है ना सर। मेरा मतलब है कि सेनेट के कल सेनेट का जॉइंट सेशन होता है, अपोजिशन सारी इकट्ठी हुई है, शहबाज कमेटियां बन रही हैं, एक एक बंदे पर नज़र रख रहे हैं, जनाब जमात इस्लामी से बात की जा रही है, सारी अपोजिशन जो है वो एक दूसरे से बात कर रही है कि ना हमने मिल के इकट्ठे होकर हुकूमत को डिफीट करना है, एक पूरा मोमेंटम बनाया जाता है। चलें, कल मान लिया कि जी चलें इनकी तादाद वैसे ही कम थी और जीतने का चांस कम था 17 को, तो 17 को ठीक। तो उसामा साहब, आज क्या था? सेनेट में इनके 52 बंदे हैं, उनके 46 बंदे हैं और इनको वाज़ेह तौर पर उन पर बर्तरी है, 54 और 46 है। तो आज क्यों ये डिफीट खा गए? इसका मतलब ये है कि आज गवर्नमेंट ने मैसेज दिया, बड़े क्लैरिटी के साथ मैसेज दिया कि जनाब हम जब चाहें इनको डिफीट करेंगे, इनको सेनेट में भी डिफीट करेंगे, इनको नेशनल असम्बली में भी डिफीट करेंगे, इनको नेशनल जो जॉइंट सेशन है उसमें भी डिफीट करेंगे। तो वो जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही थी सेनेट या स्पीकर के खिलाफ, नेशनल असम्बली के खिलाफ, ये उसका आज जवाब आ गया। तो और ये जो अपोजिशन है, ये मुझे नहीं लगता, देखें इन हर कोई अपनी मार पे है। बिलावल साहब अपनी मार पे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी मार पे हैं, इवन शहबाज शरीफ और मरियम ये दोनों अलग-अलग मार पे हैं। मरियम कुछ और चाह रही हैं, शहबाज शरीफ कुछ और चाह रहे हैं। मरियम जो है वो शहबाज शरीफ के साथ मुखलिस नहीं है, जो बिलावल हैं वो उनकी अपनी दौड़ है, उनकी अपनी सेटलमेंट हो रही है, वो अपने एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, वो नून लीग के साथ सिंसियर नहीं है। मेरी बड़ी पीपीपी पार्टी वालों के साथ बात हुई, पार्टी के लोगों के साथ, वो उनका एक अपना, उनकी कुछ अपनी डायलॉग्स उनके अपने चल रहे हैं किसी जगह पे। अच्छा, वो ये समझते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये एक मौका है कि हम नून लीग के हाथों क्यों खेलें, हम अपने पत्ते खुद खेलेंगे। पंजाब में भी वो अपनी मर्जी से अपने पत्ते खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे पे इत्मीनान ही नहीं है। समझ साहब, जब देखें ना, जब बिल्कुल करीब आते हैं नहीं है तो कायरा साहब की तरफ से बयान आ जाता है, जी हम तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते नून लीग पर।
ये तो जाकर डीलिंग कर लेती है ही नहीं। जब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इकट्ठे हो गए हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं, ये बड़ी अजीब बात है, यानी ये तो उससे भी बदतर शिकस्त है जो जॉइंट सेशन में हुई, जहां आपकी मेजॉरिटी है, वहां पर अगर अपोजिशन शिकस्त खा रही है तो कहां का -1, कहां स्पीकर के खिलाफ आपने लेकर आनी है जी कि जी अदम इत्तेमाद की तहरीक। अभी मैं देख रहा फजलुर रहमान साहब ने अपने उलमा कन्वेंशन से खिताब किया, उसमें कहा जी पूरी स्ट्रेटजी तैयार है, ये जा रहा है जनाब, इमरान खान गिरने वाला है। वो कैसे गिरने वाला है? आपसे तो बिल नहीं रोके जा रहे उनके सेनेट में, जहां आपकी क्लियर मेजॉरिटी है। इस तरह की कानून साजी जिस तरह की आज सेनेट में हुई है, शायद कोई छोटी से छोटी बॉडी जो है वहां पे भी नहीं होती। शर्म का मुकाम है, शर्म से बल्कि डूब मरने का मुकाम है कि ये जो कानून साजी की गई है आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जी, आप समझते हैं कि ये कानून साजी है? कहाँ है इसका एजेंडा? कहाँ इसका एजेंडा जारी किया गया? कहाँ लोगों को बताया गया कि कल कानून साजी होगी? वो लोग अपनी तैयारी करते, जुमेरात के रोज उमूमी तौर पे बहुत सारे लोग जो है वो अपने घरों को चले जाते हैं, और इसमें आम मेंबर डे था ये, और इसमें ला के उन्होंने जब देखा कि जो अराकीन की तादाद है वो अपोजिशन की ज्यादा है और हुकूमती अपोजिशन की कम है और हुकूमती अराकीन की ज्यादा है, तो सप्लीमेंट्री उन्होंने उसी वक्त कहा कि जी हम ये एजेंडा पेश करते हैं कि कानून साजी जो है फलाम बिल हम पेश करना चाहते हैं। तो जिसकी इजाजत सब ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपोजिशन इकट्ठे होकर मेजॉरिटी अपनी ले आए और उसके बाद इनके खिलाफ एक बिल लाकर पास कर ले कि जी ये बिल जो है इसको रद्द किया जाता है। 64 लोग हैं 100 में से, तो एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सामा गाजी साहब, वो जब होगा चीजें तो आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आज ये जो किया गया है, यकीन कीजिए कि ये स्याह दिन है, और जिस इस तरह से तो किसी छोटे से छोटी बॉडी जो है वो अपना ये तो ऐसा जैसे चोरों की तरह आपने चालाकी की है। अगर आपने देखिए एक चीज और, अच्छा बाम साहब आप कमेंट जरूर कीजिए। साहब कानून साजी इस तरह नहीं होती। अच्छा एजेंडा मैं आपसे सवाल करता हूँ, एजेंडा किधर है? क्या एजेंडा जारी किया गया था? अगर एजेंडा जारी नहीं किया गया, प्राइवेट मेंबर डे था या वहां पे क्वेश्चन आवर था, तो लेकिन एजेंडा किधर है? एजेंडा अगर जारी होता, खान साहब नाराज नजर आए हैं चेयरमैन से। साहब अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वो तो चेयरमैन सेनेट को कह रहे हैं कि आप तो अपोजिशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने बुलाया कि अपोजिशन के चेयरमैन, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो लग रहा है आपको हमने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कई बिल्स जो हैं वो पास ही नहीं होने दिए, वो तो भिजवा दिए उन्होंने कमेटियों को। उस पर अली मोहम्मद खान साहब जो वजीर मुमलिकत हैं वो बड़े नाराज हुए हैं। सामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो एजेंडा है ना, एजेंडा इसमें ये बात की एजेंडा में थी या नहीं थी, मेरा मतलब है कि कोरम को पूरा रखना ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी ड्यूटी होती है। ये नहीं है कि कल जनाब जॉइंट सेशन हुआ था, आज पार्लियामेंट का सेशन तो था, अपोजिशन को चाहिए था आखिरी दिन है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ये अपने लोगों को वहां पे मेंटेन करती, वहां पे रखती, क्यों नहीं इकट्ठे किए? सर ये सेशन हो रहा है, कोई भी बिल आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। ये तो नहीं है कि ना हमारी आजादी छुट्टी थी, हमारे बंदे चले गए, उन्होंने बंदे थोड़े दे के कर दिया। सर जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये सेनेट है, सेनेट में आप कोई भी चीज स्पीकर के पास, आप मुझे बताएं गैर कानूनी गैर आईनी चीज क्या हुई है? क्या स्पीकर क्या चेयरमैन के पास इख्तियार नहीं है कि वो कोई भी चीज आउट ऑफ द वे लाके पेश कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? वोटिंग करवाइए। कानून साजी के लिए रूल्स पढ़ें, कानून साजी के रूल्स पढ़ें, उसमें ये है कि उसका एजेंडा जारी होगा और तमाम सियासी पार्टियों को एजेंडा भिजवाया जाएगा। सर उसी कानून में ये भी लिखा है कि स्पीकर के चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो उसको ओवरराइड कर सकता है, ओवर रूल कर सकता है। अच्छा ये बताएं गुलाम मुर्तज़ा साहब, चेयरमैन सारा जिन्होंने चेयरमैन बनाया है उनको वो उनकी बात उनको धमकियां देते हैं, वो जिन्होंने बनाया चेयरमैन। अच्छा तो आपने चेयरमैन रहना सर, हुकूमत तो हमारी हुकूमत क्यों चेयरमैन से नाराज होगी? हुकूमत को फिर खुश होना चाहिए, वो नाराज तो हुकूमत हो रही है चेयरमैन सेनेट से। वो नाराज इसलिए हो रही है कि उन्होंने इन बिल का भी कहा था कि ये बिल मैं पास नहीं होने दूंगा, ये बिल मैं नहीं टेबल करने दूंगा, इसके ऊपर वो नाराज हुए हैं और कोई बात नहीं थी। फिर वो जाहिर बात है कि उनको अपना आप नजर आया कि अगर ये भी एक साइड पे खड़े हो गए कि हमारी अपनी सीट ही ना निकल जाए, तो ये कानून साजी ये आप देख लेंगे 1-2 दिन में, आपको तमाम चीजें रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएंगी कि ये इस तरह तो छोटी से छोटी कोई बॉडी होती है ना। हम तो प्रेस क्लब चलाते हैं, आप बाबर डॉक्टर साहब प्रेस क्लब चलाते रहे हैं, आपने कभी इस तरह से किया है कि अपोजिशन को बताए बगैर
आपने जनरल काउंसिल बुला ली हो और वहां पे बुलाया कोई और इजलास हो और उसमें कोई आप अमेंडमेंट पेश कर दें या उसमें कोई नई रूल्स आप पेश कर दें, ऐसा होने देते हैं? ये तो प्रेस क्लब की छोटी सी बात है, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, वाले वाला है। अब तो इस तरह बुलडोज नहीं किया जाता चीजों को, वो उन लोगों को आप बताते, उसके बाद ये कानून साजी कानून बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। गुलाम साहब, ये 3 साल लगे हुकूमत को ये चालाकी सीखने में, पहले नहीं ऐसा कर सके? ये पहले इस तरह से होता था। देखिए, ये बातें जितनी भी हैं, अगर इनको आप कंपाइल करते हैं, बात यह है कि जितने बिल्स ये जॉइंट सिटिंग में पास हुए हैं, आपको पता है कि इसमें से मुतअद्दिद बिल जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुस्तरद हो चुके थे। जी जी, ये मुस्तरद शुदा बिल थे जो वापस भेज दिए गए थे और फिर उनको जॉइंट सिटिंग बुला के और उसमें पास करवा लिया गया। ऐसे ही है, ऐसे ही। देखिए, यहाँ जिसकी मेजोरिटी है उनको पता है कि ये मेजोरिटी है, और यही बिल इससे पहले आया, नहीं पास हो सका, अब आ गया। आज 11 बजे तो लोगों को पता चला है कि ये बिल उसी वक्त कहा गया कि बिल पेश किया जाए, उसी वक्त पेश कर दिया गया। ये कानून साजी की रूह नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं ठीक है गुलाम साहब, आपकी बात बिल्कुल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह दुरुस्त है। आपको लगता है ये भी अब अदालत जाएगा? जी, जॉइंट सेशन में जो कुछ हुआ है वो 50 करीब बिल, ये भी अदालत में जाएंगे? उसामा साहब, मुर्जा साहब, पंजाब असम्बली भी मैं कवर करता रहा हूँ। जाहिर बात है कि आप नेशनल असम्बली करते हैं, सेनेट करते हैं, मेरा यहाँ पे जो एक्सपोजर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट करती है। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं, स्पीकर जो है उसके पास अथॉरिटी है, वो अचानक जो पिछला एजेंडा होता है उससे आउट ऑफ द एजेंडा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेज देता है और वो सेंस ऑफ द हाउस ले लेता है कि जी मैं आउट ऑफ द वे जाके ये चीज़ें पेश करना चाह रहा हूँ, किसी को इतराज़ तो नहीं है। जाहिर बात है, जब हाउस होता है उस हाउस में अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन करना अपोजिशन और हुकूमत की ड्यूटी है, फर्ज है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी हमारे बंदे कल पूरे थे, आज हमारे बंदे सारे गांव चले गए हैं वापस, तो ना हमारे थोड़े हो गए, उनके ज़्यादा हो गए। मसला ये है कि जब हाउस है, हाउस इन सेशन है, तो फिर आपको अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन करना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज भी आउट ऑफ टर्न आ सकती है, एजेंडे से हट के कुछ भी आ सकता है। तो ये एक्सक्यूजेस नहीं होते। ये कोई कानून में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ना हमारे मेंबर तो सारे गांव में चले गए हैं, तो ये आउट ऑफ टर्न नहीं आ सकती। अब ये है उस वक्त जो मौजूद लोग हैं आउट ऑफ टर्न उन्होंने लेके आना है, वो वोटिंग के जरिए से आया है। आप अपनी वोटिंग में बंदे क्यों पूरे नहीं किए? चले, हुकूमत ने कहीं चले तेजी दिखाई। जी गुलाम साहब, जल्दी से मुकम्मल कर लें सर, मुझे अगली खबर पर जाना है। आप सही कह रहे हैं कि कानून ये नहीं होता कि कोई आए या ना आए। कानून ये जरूर होता है कि इसका जब आप कानून साजी करने जाते हैं तो आपको एजेंडा पहले देना पड़ता है। सर मुझे एक बात बताएं, कभी आउट ऑफ द एजेंडा चीजें नहीं आई? सर पंजाब असेंबली में हर तीसरे दिन कोई ना कोई चीज आउट ऑफ द एजेंडे आ जाती है, एजेंडे से हट के। ये स्पीकर हाउस से चांस लेनी होती है। अच्छा सर, अगली खबर हाउस से चांस लेनी होती है, वहां पर मौजूद लोग हैं उनसे चांस लेनी होती है। ठीक है, ये बहस चलती रहनी है, ये बहस चलती रहनी है। आउट ऑफ द वे कानून साजियां नहीं होती, ठीक है, करारदाद पास हो जाती है, कोई और बिजनेस ले लिया है, कुछ और। अब उम्मीद करते हैं आगे ऑपोजिशन है ना, अब ऑपोजिशन और ज्यादा विजिलेंट रहेगी। चलें सर, अगली खबर गुलाम साहब, अगली खबर पढ़ लें आप। ठीक है, अगली खबर पर आते हैं सर। पढ़ लें, आपको कहीं नजर। अच्छा, अगली खबर है सर, वहां पर ये तो चले हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, ऐसे लग रहा है कि एक अहम हुकूमती वजीर भी जो कुछ फैसले हुए हैं उनसे कोई खुश नहीं है। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब की रिहाई हुई है और फवाद चौधरी साहब की दुहाई नज़र आ रही है। अब इस पर बाबर डोगर साहब, साद रिजवी साहब की रिहाई का कोई अचानक नहीं हुआ, बहुत सी बातें चल रही थी कि जिस तरह से सारा मुआहिदा हुआ वो एक सीक्रेट मुआहिदा था, उसमें जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म किए गए, 4th शेड्यूल से नाम निकाले गए, तो ये नज़र आ रहा था। फिर जिस तरह केस वापस ले लिया गया अदालत से, तो ये तो रिहाई होनी थी। अब क्यों फिर फवाद चौधरी साहब इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि जनाब ये रियासत को पीछे हटना पड़ा, ये हो गया, ऐसे जैसे यानी किसी ने उनको मजबूर किया था और वो खुश नहीं थे, मजबूरन ये उनको करना पड़ा। तो फिर ना करते अगर इतनी मजबूरी थी, अगर किया है तो फिर इसको ऑन तो करें। उसामा साहब, ये तो अब जल्दी पे तेल छिड़कने वाली बात है। एक मसला जो एमिकेबली हल हो गया। फवाद चौधरी क्या चाहते थे
क्या वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जनाब इन लोगों पे गोलियां चलाई जाती, को 300-400 लोगों को मार दिया जाता, कैसे ये मसला हल हो जाना था? मेरा मतलब है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि उनका जो कल उन्होंने मीडिया से बात की है, आज बात की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि हमें अमेरिका से ख़तरा नहीं है, हमें इंडिया से ख़तरा नहीं है, हमें किसी से ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा है तो ये TLP से ख़तरा है या इस तरह की दूसरी तंजीमों से ख़तरा है। मुझे एक बात बता दें, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं चौक यतीम खाना में, उनकी आज जो है सालाना बरसी जो है उसकी तकरीबात जारी हैं। मैं बड़ा पुरअमन तरीके से वो चल रहे हैं, वो वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, सड़कें खुली हुई हैं, हर चीज़ खुली हुई है, किसी के पास कोई गन नहीं है, कोई राइफल नहीं है, कोई पटाखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुरअमन तरीके से सारा सिस्टम जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये जब मुझे एक बात बताएं कि जब PTV की बिल्डिंग पे हमला किया जा रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग पे हमला किया जा रहा था, जब पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ाई की जा रही थी, जब वहाँ पे बिलों की कॉपियां पाड़ी जा रही थी, क्या पुलिस वालों को खतरा नहीं था? वहाँ उस वक्त भी पुलिस वाले मरे थे, उस वक्त रियासत को कोई खतरा नहीं था। जब ये लाहौर का मोल्टन इंसिडेंट हुआ और लोगों पे गोलियां चलाई गई, उस वक्त जो था वो उस वक्त तो उसको ये बड़ा उसको करते थे कि ना ये स्टेट ने, इमरान खान की निकाल के देख लें, सारी स्टेटमेंट देख लें, ये फवाद चौधरी की देख लें कि उस वक्त तो ये कहते थे जी ये स्टेट ने जुल्म किया है, निहत्ते लोगों को मारा है, दो के ये उनको भी इंसाफ नहीं दिलवा सके। वादे के बावजूद इन्होंने इलेक्शन इस एजेंडे पे, ये उस एजेंडे का उन एजेंडे में से एक था, इन्होंने उस पर लॉन्ग मार्च भी किया था, ये उनको भी इंसाफ नहीं दिलवा सके। अब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ये क्या मेरा मतलब है कि क्या ये इंडिया से आए हुए हैं लोग? ये हमारे बच्चे हैं यार, और स्टेट ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ था, स्टेट उस एग्रीमेंट से भाग रही थी, दौड़ गई, और बाद में जनाब उन्होंने एक पुरअमन मार्च किया। उस मार्च में जो कुछ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इन मिनिस्टर्स पे आती है। जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो किसी रो का एजेंडा था, ये तो कोई इंडियन एजेंडा था, ये तो कोई मुसाद का एजेंडा था कि लोगों को और स्टेट को आपस में टकरा दिया जाए और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे मर जाएं। तो ये तो एक टाइमली, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा दानिशमंदी का फैसला था, और उनकी डिमांड में कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो एंटी स्टेट थी। अच्छा, कोई एक डिमांड एंटी स्टेट नहीं थी। अच्छा, अब ये बताएं गुलाम साहब, तहरीक लब्बाइक केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा फवाद चौधरी, ये एक एडमिशन है, वो इसको शिकस्त करार दे रहे हैं, जबकि उस वक्त तो बड़ा ये कहा गया कि जनाब इसमें किसी की हार किसी की जीत नहीं है। अब 8 महीने साद रिजवी साहब को रखा गया है, जेल कहें नज़रबंदी कहें, अप्रैल से, इस साल अप्रैल से वो इस में थे। और वही मैंने देखा लिबरल लोग भी जो साद रिजवी के खिलाफ हैं वो भी कह रहे थे कि जी किसी को कोई केस तो बनाए, कोई बाकायदा किसमें सजा तो हो, आप उसको बस नज़रबंदी, कभी ये कि जी वो नक्स अमन का खतरा है। अच्छा, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि माजी के मुआहदे जो हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो इसमें से अब और क्या करना था हुकूमत में? देखिए, जो कल उनका खिताब था फवाद चौधरी साहब का, अच्छा ये सारी बातें उन्होंने की, पता कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? कुछ सियाहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो शिद्दत पसंदी की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो शिद्दत पसंद हैं वो स्कूलों से पैदा हो रहे हैं और मदारस से तो पैदा नहीं हो रहे हैं। ये अच्छी तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने कोई मोहब्बत का इजहार किया। इससे पहले मुशर्रफ दौर में इनकी तकरीरें निकालें आप, और इनकी बातें जो हैं वो निकालें और सुने। उस वक्त ये मदारस को मतमू करार दे रहे थे और मदारस के हवाले से ये इल्जाम आयद करते थे। अभी स्कूल और दरसगाहों के ऊपर ये एक बात कर दी गई है। एक तहरीक लब्बैक एक हकीकत है, और आज भी अगर कोई इसको तस्लीम नहीं करता तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। वो जरूर इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में तस्लीम कर लेगा, क्योंकि जिस तरह से उनका साथ दिया है लोगों ने और वो लोगों के दिलों में बसते हैं, इसी वजह से देखिए रियासत अपने बच्चों को मारती नहीं है, रियासत माँ है, रियासत शफकत का हाथ रखती है। और अगर ये किसी भी लिहाज से ये ना तो दहशतगर्द तंजीम थी, ना इन्होंने कभी दहशतगर्दी की, और अगर ये अपने जायज मुतालबात के लिए बाहर निकलते थे तो उसमें कतन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वायलेट किया चीजों को।
देखिए अच्छा। ये जहां भी आए और जिधर भी गए, जी जी इन्होंने दरूदो सलाम के नारे लगाए, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के नारे लगाए, इन्होंने आवाज निकाली तो आका अलैहिस्सलाम की शान में निकाली। अब जाहिर है अगर स्टेट हुक्म देती है, या हुकूमत की मैं बात करता हूँ, यहाँ स्टेट की बात तो नहीं है, हुकूमत हुक्म देती है अपने इंतजामिया को कि इनको रोका जाए, इनको आगे ना आने दिया जाए, तो वो दीवाने हैं, वो कहते हैं कि हम तो जाएंगे। तो वो इस वजह से मुठभेड़ जो हुई उसमें माजी में पुलिस के नौजवान माजी में हमें ये भी देखना है कि हुकूमत यानी जो अब मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ, वो इन लोगों का साथ देती रही है, और खुद इमरान खान की स्टेटमेंट है कि जी हमारे लोग जाना चाहते हैं इनके साथ। तो वो तो बिल्कुल जो इनकी डिमांड्स थी वो किसी दौर में भी चेंज नहीं, चाहे नूनी का दौर था चाहे तहरीक इंसाफ का दौर हो। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब का ये कहना, जी गुलाम साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी हमें अमेरिका, भारत, यूरोप से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ना भारत से, ना अमेरिका से, ना यूरोप से, हमें सबसे बड़ा खतरा अपने आप से, इंडिया से। उन्होंने इंडिया से भी कहा है कि हमें इंडिया से भी कोई खतरा नहीं है। जी मैं वही अमेरिका, भारत, उनका इरादा इंडिया से, मुझे लगता है कि उनका इरादा इंडिया से इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने कहा इंडिया से भी हमें कोई खतरा नहीं है। तो खतरा अगर है ही किसी तरीके से, अपने आप से खतरा है। तो अपने आप से पता नहीं, अब उनको अपने आप से खतरा है या किसको किससे खतरा है। इंतहा पसंदी का कह रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, मैंने देखा, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले एक शॉर्ट कमेंट बाबर साहब का नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर बहुत जो लिबरल हैं वो फवाद चौधरी को बहुत पसंद करते हैं। कह रहे थे कि जी देखिए एक आदमी है पूरी काबीना में, कोई तो नज़र आ रहा है जो बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो डटा हुआ है, जो झुक नहीं रहा, उसने बिल्कुल सही कहा है, रियासत जो है उसको खड़े रहना चाहिए था, ये पीछे हटी है, ये इन्होंने मान लिया, चले शर्मिंदगी भी हो जो भी हो, ये बंदा है जिसने समझ साहब मुझे एक बात बताएं, आपके आइन में तमाम लोगों के इक्वल राइट्स हैं या नहीं, या ये लिखा हुआ कि लिबरल के राइट्स ज़्यादा हैं या दूसरे बंदे के राइट्स कम हैं? ये मैं तो हैरान हूँ कि लिबरल और कंजर्वेटिव की ये डिबेट ही नहीं है। बात है हुर्मत रसूल की, बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उन्होंने आपके आइन को चैलेंज नहीं किया? उन्होंने स्टेट की रिड को चैलेंज नहीं किया? उन्होंने कहा वो जो एग्रीमेंट स्टेट ने किया था उस पर अमल दरामद हो जाए। आप TLP से बात करने को तैयार नहीं है, आप जनाब TTP से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस वक्त दुनिया में सबसे आलूदा शहर लाहौर है और सबसे आलूदा शहरों में पाकिस्तान के बड़े शहर शामिल हैं। सूरत हाल किस कदर खतरनाक है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है उनमें लाहौर सर फहरिस्त है। बहुत दुख और अफसोस की बात है, अभी जो इसके अलावा रिपोर्ट आई उसमें कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो मैं देख रहा था 11वें नंबर पर है, और दिल्ली दूसरे नंबर पर है आलूदा तरीन शहरों में। चीन का शहर वुहान वो तीसरे नंबर पे है। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो इसका क्या जो मेजरमेंट आई है, इसको जो रिकॉर्ड किया गया वो 424 रिकॉर्ड किया गया है लाहौर में, शहर में। अब ये इतना ख़तरनाक है कि मैं जो पढ़ रहा था उसके मुताबिक अगर गलत नहीं हूँ तो ये 50 से 100 के दरमियान अगर हो तो वो एक ठीक है, 100 से ऊपर जब जाता है तो सेहत के लिए फिर ख़तरा होने लग जाता है। और अगर 150-200 है मिसाल के तौर पर, तो फिर ये जिनको फेफड़ों की बीमारी है या सांस की कोई तकलीफ हो या दिल के मरीज़ हों उनके लिए ख़तरा होता है। लेकिन अगर 200 से ऊपर जाए फिर सबके लिए ख़तरा बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि 300 से जाए तो फिर ये बड़ा ख़तरनाक अब हो जाता है। 400 से ऊपर आप सोचें कि क्या हाल होगा, और ये 500 से तो फिर आप समझें ना लोग खुदा न खास्ता मरना शुरू हो जाते हैं, ये हाल होता है। और इसमें यह कहा जाता है कि इसके इतने देर पर असरात होते हैं स्मोक के कि ये सारी उम्र के लिए रहते हैं, यानी उम्र भी आपकी घट जाती है। इतनी ख़तरनाक ये चीज़ है। अब बाबर डोगर साहब, इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया जी हमने इतनी गाड़ियों के चालान किए हैं, हमने जी इतनी फैक्ट्रियाँ बंद की हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रही थी, हमने इतने भट्टे बंद किए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे थे, ये सब कुछ किया है। अगर ये सब किया है तो फिर ये हालात इस तरह के क्यों हैं? सारा सवाल ही उसामा साहब ये है कि अगर जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर उसने सारी स्मोक मीटिंग जो गाड़ियाँ हैं उनको उन्होंने बंद की है, लाहौर के इर्द गिर्द जो बेतहाशा भट्टे हैं अगर उनको बंद कर दिया गया और यहाँ इकदाम किए गए कि उनकी जो आलूदगी है उससे शहर आलूदा ना हो या शहर की आलूदगी में किस तरह से उसके हवाले से कमी की जा सकती है,
तो फिर ये सारा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। आज लाहौर को दुनिया का लूदा-तीन शहर होना ही नहीं चाहिए था। मेरा तो सवाल ये है कि ये वो गवर्नमेंट है, मेरी खुद बड़े आला हुकाम से बात हुई और मुझे मैं हैरान रह गया ये सुन के कि फरवरी में SOP ये है कि फरवरी में डेंगू की पहली मीटिंग की जाती है, उसके बाद उसमें असेसमेंट की जाती है, उसके बाद उसको पूरे शहर जो है उसमें स्प्रे किया जाता है। लार्वा जो है, क्योंकि डेंगू लार्वे की जब हद होती है उस वक्त अगर स्प्रे किया जाए तो वो इफेक्टिव होता है। जब एक मच्छर बन जाए तो फिर वो स्प्रे असर नहीं करता। इन्होंने कोई ऐसी मीटिंग की नहीं, इनको पता ही नहीं था कि ये डेंगू जैसी मुसीबत भी हमारे गले में पड़ सकती है। इवन जब डेंगू गले पड़ गया तो तब भी इनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि शहर में डेंगू किस हद तक है, और उसका नतीजा ये निकला कि पैनाडोल पूरे शहर में शॉर्टेज हो गई उसकी वजह से इनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना डेंगू फैल चुका है और ये भी एक इस चीज़ की भी शॉर्टेज हो सकती है। उसामा साहब, इस गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ये शहर की पोल्यूशन को खत्म कर लेगी? फोकस ही नहीं है, उनको सोच ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का कहा गया, मेरी एक बात सबसे बड़ा खतरा इमरान खान साहब को बुलाया जाता है सर, UN समिट में बुलाया जाता है, उनको EU समिट में बुलाया जाता है, मुख्तलिफ जगहों में उनको बुलाया जाता है कि जी ये माहौलियात पर सबसे ज्यादा बात करने वाला बंदा है। मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात, इमरान खान साहब ने जो पहली तकरीर की थी, इमरान खान साहब ने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से पता नहीं कितनी तकारीर की हैं, उठा के देख लें, पता नहीं कितने उन्होंने प्रोग्राम, कितने बाहर जाके कितनी तकारीर की, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उस हवाले से कोई प्रैक्टिकल स्टेप लिया ही नहीं गया, कोई एक सिंगल प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया गया। ये कह देना कि जी CM ने आला सतही मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा जी मैं फड़का के रख दूंगा, जिसने कोई काम ना किया। नहीं, ये खबर है क्या फड़का के रख दूंगा? तो मुझे एक बात बताए, फिर लाहौर आलूदा-तीन शहर है, किसको फड़काया उन्होंने, कितने? अच्छा, और फिर दूसरी चीज, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ये हालात है कि यहाँ पर हर तीसरे दिन बंदा ही चेंज हुआ होता है। जो नया बंदा आता है उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता, अभी वो चीजों को समझ रहा होता है तो उसको निकाल के नया बंदा लगा दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट्स में तो लोगों को पता ही नहीं है कि SOPs क्या है क्या नहीं है, किस पे अमल करना किस पे नहीं करना। लोगों को तो वो तो अभी बेचारे आके चार्ज लेते हैं और पता चल रहा है कि महीने के बाद उसके नए बंदा आ गया, उसके ऑर्डर आ गए। वहां पर क्या एग्जीक्यूशन होनी है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी है, क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी होनी है? हर बंदा जो कहता है जनाब मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास से पीछे वाले से पूछे। अच्छा, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, बलदियाती इदारों के वाले से मौजूदा चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मुझे नहीं पता था, वो पीछे वाले से पूछे। समझा जहाँ पर ये वर्स लाहौर और पंजाब, ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की वर्स मिसाल है, इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती। अच्छा, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अपोजिशन जो है वो बड़ी खुश है, वो नून लीग कहती है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम पंजाब में चेंज लेके आए, क्योंकि इससे बुरी गवर्नमेंट पंजाब में आनी कोई नहीं, और जब इससे बुरी गवर्नमेंट आनी नहीं तो इसको रहने दें। हमें तो ये सपोर्ट है, जितने दिन ये गुजरेंगे उतना ही PTI का वोट बैंक जो है वो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन बात ये है बाबर साहब कि ये भी तो नहीं है कि जी स्मॉग जो है ये अब तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, ये हम पिछले कई सालों से मसला ये है हटाने की कोशिश क्या की गई, आपने एफर्ट क्या की, उसमें नेक नीति क्या थी, कितने स्टेप्स लिए गए, बताएं ना ये पूरी। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब बताएं कि इन पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है इस स्मोक को खत्म करने के लिए, कौन सी एफर्ट की है, कौन से लाहौर के इर्द गिर्द जो बेताशा ये जो ईंटों के भट्टे हैं उनमें कितनों को बंद किया, कितनों के चिलान किए, कोई प्रैक्टिकल स्टेप तो मुझे पता चले। मैं भी शहर में रहता हूँ। गुलाम साहब, फसलों को जलाया जाता है, यानी फसल की जब कटाई हो जाती है उसके बाद ये एक बड़ा मसला है। अब एक बात ये कर दी जाती है कि जी ये भारत में होता है और उसके असरात हमारे ऊपर आ जाते हैं, हम तो बड़ा कंट्रोल करते हैं। स्मॉग एक अब सीजन बन गया है हमारे मुल्क में, ये बड़े दुख की बात है कि स्मॉग का सीजन आ गया अभी, यानी हर साल ये आ रहा है और हर साल ये जिंदगियां कम करता चला जा रहा है। तो अब या तो ये जब मौसम ये आ रहा है, फसलों की कटाई होती है, उसके बाद काम शुरू किया जाए, भट्टे लगने ही ना दिए जाएं। ये क्या बात हुई कि जी अब मौसम आ गया स्मॉग का तो अब जी भट्टे बंद कर दो, जुर्माने शुरू कर दो, गाड़ियों का फिटनेस चेक करो, अब ये सारी चीजें देखी जाएं। ये पहले क्यों नहीं? जंगलात अगर लगाने हैं तो ये नहीं होगा कि स्मॉग आएगी तो उस वक्त सोचा जाएगा। सबसे पहले तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जितनी माहौलियात के हवाले से बातचीत मौजूदा हुकूमत ने की है, जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने की है, इससे पहले पाकिस्तान में माहौलियत के हवाले से बातें इससे ज़्यादा किसी ने नहीं की।
और आलम इस वक्त ये है कि लाहौर के ऊपर इतनी तवज्जो है, लाहौर की माहौलियात के ऊपर, लाहौर के एनवायरनमेंट के ऊपर, कि दुनिया में सबसे ऊपर आ गया ये शहर आलूदगी के हवाले से। ये एक लतीफ़ा ही इसको आप समझ लें, क्योंकि अगर कोई भी शख्स सीरियसली इसके इक़दामात उठा रहा होता माहौलियत के एतबार से, और वो चाहता कि इसके ऊपर वाक़अतन हमें इंडेक्स एटलीस्ट 5-10 पॉइंट नीचे जाना चाहिए था पिछले सालों की निस्बत। हम हर साल 10-15 पॉइंट्स ऊपर क्रॉस कर जाते हैं और इस वक्त हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। तो ये बड़े शर्म का मुकाम है आम बंदा है या आम ऐसी गवर्नमेंट जो जवाब ये आएगा हुकूमत का कि जी 3 साल में ना तो जंगल उग जाता है, ना तो 3 साल में इतना हम कर सकते हैं कि जी जो पहले से फैक्ट्री लगी में उन सारों को बंद कर दिया जाए भट्टे। इसमें टाइम लगेगा, कुछ टाइम देना होगा उनको जदीद टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए। वो 3 साल में शायद हम नहीं ये कर सकते जी। वो 3 साल में तो चलो टेक्नोलॉजी बन जाएगी। बात यह है कि भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किया जा सकता था, नहीं किया गया। भट्टों में अच्छा डर्टी फ्यूल की बजाय कुछ साफ फ्यूल, उनको मुनासिब फ्यूल इस्तेमाल करवाया जा सकता था, नहीं किया गया। पाकिस्तान में रिसर्चेस मौजूद हैं, क्लाउड्स के ज़रिए से कुछ एरियाज़ के ऊपर बारिश बरसाई जा सकती है जो बारिश नहीं बरसाई गई। CNGs और रक्षा के हवाले से उसमें 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक के ऊपर जाना चाहिए था, हम नहीं जा सके। डीजल को कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, हमने नहीं किया। और फसलों को दीगर ऐसे इकदामात हैं कि हमें बहुत सारे, जैसे ये फसलों की जो आप बात कर रहे हैं, इन दिनों में तो कोई ऐसी फसल नहीं होती जो जलाई जाती हो। आप मुझे बताएं, हम भी छोटा मोटा जिम्मेदार समझते हैं, डॉगर साहब खुद जिम्मेदार मौजूद है यहाँ बैठे हुए, मुझे बताएं कौन सी फसल है जिसको आग लगाई जाती है इन दिनों में? सर, ना आजकल चावल है। मैं अभी ना चंद दिन पहले गया था सर किसी जगह में, जाना वो रास्ते में मैंने देखा कुछ जगहों पर सर कुछ जलाए नहीं थी, फसलों को जलाया हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी थी कटाई किस चीज की हुई है। लाहौर जो है, चले फजाई आलूदगी तो अपनी तरफ, लाहौर की सफाई सुथराई जो थी, जितना लाहौर में कूड़ा क्रिकेट इन 3 सालों में देखे, आपने इससे पहले कभी देखा था? मेरा मतलब है जगह जगह सड़कों पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये वो तो उठा नहीं सकते, इनका ये कैपेसिटी नहीं है। मतलब ये कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, कभी मुलाजमीन की तनख्वाहें 3-3 महीने नीचे लगा ली, कभी एग्रीमेंट डिले कर दिए गए, तो उनका फोकस ही नहीं है। माशाल्लाह से इमरान खान साहब ने एक CM लाके बैठाए हैं, इतने प्रोएक्टिव CM लाके बैठाए हैं, उनका फोकस लाहौर है ही नहीं है। उनका फोकस है DG खान। सारा बजट जो है पंजाब का वो सारा लाके DG खान पे लगा दिया, वो हर चीज DG खान पे लगा दी। वो DG खान को पेरिस बनाने चले हुए हैं, और जो लाहौर है उसको आलूदा 3 शहर बना दिया। यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट नहीं, लाहौर की सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं। लाहौर में इन्होंने इलेक्ट्रिक बस चलानी थी, वो 3 साल में आज तक चला नहीं सके, और आगे भी चलने का कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। तो जो लाहौर के वाले, लाहौर इस गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, लाहौर की आलूदगी गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिफरेंट है, इस गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ये DG खान में पैसा लगा सकते हैं सर, ये मियाँवाली में पैसा लगा सकते हैं, लाहौर में नहीं ये लगाएंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। आखिरकार जो बड़ा बनता था कि जनाब हिलता नहीं है जी, इतना चौड़ा सीना है, ये है, उसको कवानीन वापस लेने पड़े हैं। इतना ज़बरदस्त एहतजाज हुआ कि मोदी को इबरतनाक शिकस्त हुई है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। बीजेपी की भारत में हुकूमत है, इंतहा पसंद हुकूमत है, जो चाहती है वो करती है, कर गुजरती है और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक एहतजाज ऐसा हुआ कि आगे नरेंद्र मोदी को भी हथियार डालने पड़े हैं। हैरान कुल इसमें कई लोग जान से गए, कई महीनों से सड़कों पर रहे, सर्दी का मुकाबला किया। सिखों और किसानों ने मिलकर कहा कि जी ये जो कानून साजी की गई है कि अब सरकारी जो रेट होता था फसलों का वो नहीं होगा, बस प्राइवेट सेक्टर जिस कीमत पर चाहे वो लेगा किसानों से। इस पर किसान सरापा एहतजाज हो गए और बड़े अरसे तक एहतजाज करते रहे, सड़कों पर रहे, बहुत कुछ किया। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने जनाब कहा है कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन अब हमें कानून वापस ले रहे हैं। और अब एहतजाज करने वाले कहते हैं कि नहीं, जब तक अमल दरामद नहीं होता मैं एहतजाज से
वापस नहीं होंगे। यानी ये इसकी क्रेडिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की कि कोई इस पर यकीन नहीं करता। गुलाम नबी साहब, इसका मतलब ये है कि मैं तो इसको मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद से भी जोड़ता हूँ कि जिस तरह से वो चल रही है, अब वो उसके स्टेक्स बिल्कुल फ़र्क हैं, इसलिए उसको कोई उस तरह कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये चूँकि पूरे भारत में फैल गई थी, इसमें अक़लियतें भी थीं, सिख भी थे, दीगर लोग भी थे, तो इस पर नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े हैं। देखिए, इस सबसे बड़ी बात इस पूरे एहतजाज में वो किसान हैं 700 जो इसमें अपने खुदा के हुजूर पेश हो गए हैं, जो वहाँ मारे गए हैं, नाहक खून हुआ है। इस 700 कत्लों की FIR सबसे पहले मोदी की सरकार के ऊपर कटनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो इनको अनाज उगा के देते हैं, जो इनके खाने का बंदोबस्त करते हैं, जो इनके लिए फ्रूट्स उगाते हैं, उनको 700 लोगों को एक साल के अंदर एहतजाज करते हुए, पुरअमन एहतजाज करते हुए उनको मार दिया गया। हजारों जख्मी हुए और उनके घर तबाह हो गए, मईशतें खत्म हो गई, खेतों में हल ना चला सके, बहुत कुछ हुआ है इस सारे उसमें। और आप 2 लफ्ज कह के हाथ जोड़ के मोदी ने कह दिया, ड्रामेबाज है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो बात को मैं समझा नहीं सका। तो ये इंसानों वाली बात है कोई, जो आप कश्मीर के साथ बात कर रहे हैं। बुनियादी एहतजाज वहाँ पे भी इंसानी हकूक का है, लेकिन वहाँ उनके मुल्क को गस्ब किया गया है, उनके इलाके को गस्ब किया गया है। यहाँ इनका एक राइट गस्ब किया था और इस हद तक साबित कदम रहे हैं तमाम के तमाम किसान कि उन्होंने अपना मुतालबा मनवा लिया है और मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये समझें कि वो कश्मीरियों को किसी तरह से दबा लेगा या उनकी तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो दबा लेगा। जिस तरह से रोजाना कत्लो गारत गरी वहाँ हो रही है, सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, बंदों को मारा जा रहा है, बंदों को गायब किया जा रहा है, लाशें नहीं दी जा रही हैं, ये तमाम के तमाम। और वहाँ कारोबार करने की आज़ादी नहीं है, वहाँ नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, वहाँ दूसरी अक़लियतों को एक दूसरी अक़लियतों के साथ लड़ाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ लड़ाया जा रहा है और ऐसी साजिशें की जा रही हैं कि वहाँ फसाद फूट पड़े। तो ये मोदी हुकूमत का यही एजेंडा है। जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से लेके आज तक हिंदुस्तान में आप रोजाना की बुनियाद पर देखें, अक़लियतों को कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम है, उनके हकूक गस्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह से उसने सोच लिया था कि शायद ये किसान जो हैं इनका भी हम इसी तरह से उनको हकूक गस्ब कर लेंगे। लेकिन किसानों ने बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम हक वापस लेने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और वो कामयाब हुए। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि कश्मीरी भाई भी इसी तरह से ये जो अनेक्सेशन किया गया है, जो 5 अगस्त 2019 को ये इकदाम किए गए थे, कश्मीर को अपने साथ जोड़ा गया था, वो भी इसी तरह मोदी माफी मांगेगा दोनों हाथों से और ये कहेगा कि मैं कश्मीर को साथ मिलाने के लिए जो मैंने वो किया था, इस तरह के कार्रवाई की थी, मैं माफी मांगता हूं मुसलमानों से और उनको ये हक देना पड़ेगा उनको, क्योंकि किसी भी जगह पे नाहक खून जो है वो बहाया जाए, वो अपना खून बहा जरूर वसूल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये 2.5 साल, ये जो कश्मीर की अगर हम बात करें तो 2.5 साल से हमें लग रहा है कि वो जो मकासद हासिल करना चाहता नरेंद्र मोदी या बीजेपी या RSS, वो उनको बिल्कुल हासिल नहीं हो सके, कुछ भी उसमें से नहीं हो सका, बल्कि हर चीज उलट गई है। तो शायद ये वक्त वो आएगा और ये किसानों की तहरीक से तो ये नजर आता है कि जिस तरह ये कामयाब हुई, इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर की तहरीक भी, आज़ादी की भी कामयाब होगी। और ये जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने किया कि उनसे जो उनको आइन में दी हुई थी कुछ खुद मुख्तारी वगैरह इलाकाई तौर पर कि उनकी ज़मीनें कोई नहीं खरीद सकता, दीगर चीज़ें वो उनसे छीनी गई और मुलाजमतों में जो हिस्सा था और ये सारा कुछ उनसे, उनका झंडा भी छीन लिया, तराना भी छीन लिया, सब कुछ। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये एक अजीब सी बात है कि अगर किसानों की सिर्फ बात की जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ भारत में किसानों में हुई। फिर ये भी हुआ कि बीजेपी की हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी अब हमने डाटा ही नहीं देना, इस पर पाबंदी है कि बता ही नहीं सकते। इतनी वहाँ पर गुर्बत है किसान में, और फिर उनकी परवाह भी नहीं है, ना उनका कोई रिपोर्ट कर सकता है क्योंकि टाटा हो, अंबानी, ये सारे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के। वो पता नहीं जिसके अंडर इन्होंने दी हुई थी एक पोर्ट भी, तो वो भी इसके अंडर। तो अमीर लोगों से ताल्लुक़ रखा हुआ है, उनसे फंडिंग आती है, वो गरीब वहाँ पर मरता रहे चाहे। उसामा साहब, एक डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आया। सिखों की ये बहुत बड़ी तहरीक थी, सिख किसानों की, उसमें दूसरी जो माइनॉरिटी थी वो भी उनके साथ मिल गई, दूसरे किसान भी उनके साथ मिल गए, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी।
सही। और इसको सारी दुनिया में इसको सपोर्ट भी मिली। मेरा मतलब कनाडा ने ऑफिशियली इसको सपोर्ट किया, अमेरिका में इसकी हक में आवाज़ें उठी, यूरोप में इसकी हक में आवाज़ें उठी, स्टेट लेवल पे इसकी हक में आवाज़ें उठी कि जनाब ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है इसको ख़त्म किया जाए। अब सिखों के हवाले से तो फिर उन्होंने अपना वहाँ पर रेफरेंडम भी करवा दिया, उसका भी प्रेशर मोदी स्टेट गवर्नमेंट पे आ गया, करतारपुर राहदारी खोलनी पड़ेगी इनको दोबारा। ये सारे एलिमेंट थे, दुनिया की तरफ से बड़ा प्रेशर आया मोदी गवर्नमेंट को। अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है कश्मीर की, तो जब बात आती है मुसलमानों की, उनके राइट्स की, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, तो सारी दुनिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहाँ पर तो जस्टिस स्टूडेंट जो है वो बात नहीं करता। वहाँ पर अमेरिकन या यूरोप में ऑफिशियली स्टेट इस पर बात नहीं करती, वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। वहाँ पे ऐसे उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दुनिया की बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर में हो रही है। दुनिया ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कश्मीर में विजिट करने का इजाज़त ही नहीं है। यूएनओ के मिशन की वहाँ पर इजाज़त ही नहीं है। वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं है, किसी मुबस्सिर को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। सिखों की तहरीक को तो सारी दुनिया का मीडिया देख रहा था, वो तो सारी दुनिया के सामने थी, इंडियन मीडिया भी उसको दिखा रहा था। और दुनिया, आपको पता है कि जैसा वेस्ट है या अमेरिका है, ये सारे हैं मुसलमान, वैसे इनकी चिड़ है। जहाँ पर मुसलमानों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और वो वायलेशन है ही नहीं है। मैं अब कश्मीर का इशू डिफरेंट है। सिखों पे कोई 10 लाख इंडियन फौज नहीं लगी हुई थी, कश्मीर पे 10 लाख इंडियन फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं। पंजाब में सिखों की बात कर, हिंदुओं की बात कर, एक माशी मामला है, पर जबरी वो जिंदगी, इंसानी जिंदगी का, जी आज़ादी का मामला है। बिल्कुल फर्क है, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ तो एक चले इनकी मईशत का था, इनके रोजगार का मसला था, वहां तो इंसानी जिंदगी है, आज़ादी है, जो है उसका मामला है। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर एक और मजबूत होती है इससे कि वहाँ जिस तरह इन्होंने एहतजाज किया, और बिल्कुल डायनामिक्स ज़रूर फ़र्क है कि वहाँ सपोर्ट इंटरनेशनली उस तरह मिली, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जिस तरह अपनी आज़ादी की जद्दोजहद लड़ रहे हैं, उससे भी नज़र आता है कि पुरुमीद रहना चाहिए कि पहले ये भारत में नरेंद्र मोदी को भी वापस लेना पड़ेगा जो 5 अगस्त 2019 को उसने कदम उठाया था। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।